हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज में फिजिकल का जो पोर्शन है उसमें हमने स्टार्ट किया था रिडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको बोलते हैं, दोनों को डिफाइन करने का जो मॉडर्न अप्रोच है और जो क्लासिकल अप्रोच है दोनों को स्टडी किया। उसके बाद हमें लगा कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ज़रूरी है किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड में। तो किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बेसिस क्या है, ये सारा अपन ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया हुआ है। आपको कुछ क्वेश्चंस भी मैंने दिए हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस थे। सारे ही क्वेश्चन एकदम आसान थे, ओके। लेकिन उसमें से एक दो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। आसान थे, आपने आंसर निकाल लिया, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन के लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम डिस्कस करने वाले। एक एग्जाम्पल आपको दिया था Na2S4O6, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत इजी है, अभी निकल जाएगा। +1 × 2, सोडियम का +1 होता है अल्कली मेटल्स का, प्लस सल्फर का मान लेते हैं X, लेकिन सल्फर X ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 सल्फर एटम्स है, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 × 6 दैट इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो X आ जाएगा +2.5। अब इस कंपाउंड में सल्फर एटम कितने 4 है और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +2.5। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट अपन मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकाल रहे, ये सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल 4 सल्फर एटम का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका अगर एवरेज लिया जाए तो +2.5 आएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्स में अपने पास ये सवाल बनता है, ये जो कंपाउंड है Na2S4O6 सोडियम टेट्राथाइनेट, इसमें क्या सभी सल्फर एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है? क्या सभी की +2.5 +2.5 +2.5 +2.5 इस तरीके से है? हो भी सकती है, नहीं भी। ये केवल हमें कब पता चल सकता है, जब हम इसके स्ट्रक्चर बनाएं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हर किसी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें। तो पता करते हैं। Na+ प्रेजेंट है, S4O6 2-, S4O6 2- आयन कहां से बनता है? H+ जोड़ के देख लो वापस से। थाइनिक एसिड का सीरीज है ये, और इसमें सल्फर आइटम 4 हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? टेट्राथाइनिक एसिड। और टेट्राथाइनिक एसिड में से अगर H+ हटा दिया जाए तो इक एसिड से क्या बनता है? 8 आयन, तो ये बन जाएगा टेट्राथाइनेट आयन। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है इसका। सारे ऑक्सीजन एटम लास्ट वाले सल्फर एटम के पास होते हैं, बाकी बीच में सल्फर और सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब आप खुद देखिए कि इस कंपाउंड में सभी सल्फर आइटम का जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो सेम नहीं है। सेम नहीं है, इसका एक ही मतलब होगा कि सभी सल्फर आइटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट आएगा, लेकिन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एवरेज अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा? +2.5। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला से तो केवल एवरेज बता सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर से देखें तो हर किसी सल्फर आइटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इस पे भी विचार कर सकते हैं। लास्ट सल्फर आइटम को देखिए। सल्फर ने टोटल 6 बॉन्ड बना रखे, जिसमें से 5 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ हैं। तो जब ये 5 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ऑक्सीजन तो नेगेटिव लेके जाएगा, सल्फर को क्या मिलेगा? पॉजिटिव, 5 टाइम्स पॉजिटिव। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +5। ये 6th बॉन्ड जो सल्फर और सल्फर के बीच में है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों को क्या मिलेगा? 0 और 0, बिकॉज सल्फर और सल्फर में कोई एक दूसरे से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो टर्मिनल सल्फर या एंड सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5। अच्छा, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आएगा? +5। एग्जैक्टली फर्स्ट सल्फर एटम के जैसा ही है। मिडिल वाले सल्फर एटम्स को देख लेते हैं। मिडिल वाले सल्फर एटम्स को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो सल्फर सल्फर के बॉन्ड ब्रेक होंगे तो दोनों सल्फर को क्या मिलेगा? एक तरीके से 0 and 0 चार्ज। तो मिडिल वाले सल्फर आइटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0 and 0। तो सभी सल्फर आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? +5, 0 and 0 and +5।
अब एवरेज अगर निकालो तो चारों ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना हो गया, +10 डिवाइडेड बाई 4 सल्फर एटम, एवरेज आ रहा है +2.5। ये हमने पहले भी निकाला था। मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम केवल एवरेज निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो क्या सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, स्ट्रक्चर बना के ही निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसी पर्टिकुलर रीज़न के लिए ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कल मैंने आपको एक कंपाउंड बताया था CrO5। CrO5 का ऑक्सीडेशन नंबर हमने डिस्कस किया था। अगर आप सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करें तो क्रोमियम का मान लेते हैं x, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 × 5 दैट इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +10। जबकि आपको पता है कि क्रोमियम +6 से ऊपर नहीं हो सकता, +6 एकदम इसका एंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे ऊपर ये जा ही नहीं सकता। तो जब भी सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करने के बाद आपके पास ऐसे आंसर आए कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का पॉसिबल ही नहीं है, जैसा कि उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ऊपर आंसर आ जाए, तो आपको हमेशा इस बात को सोचना है कि ये आंसर तो बेसिकली गलत आ रहा है और सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करके आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाओगे, तो आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और स्ट्रक्चर से फिर जो करेक्ट आंसर आएगा वही फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एक बात और, जब भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा आ रहा है अगर, तो इसका मतलब आपको ये समझ लेना है कि उस कंपाउंड में प्रेजेंट सारे ऑक्सीजन आइटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं है, सभी ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं है। उनमें से कुछ ऑक्सीजन आइटम परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड का लिंक होगा, इसका मतलब वहाँ पर परऑक्सिल लिंक होगा। तो जैसे ही अपन देखा CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता है। अब देखिए, हर कोई ऑक्सीजन आइटम डबल बॉन्ड के साथ सीधा क्रोमियम से नहीं जुड़ा हुआ है, केवल एक ही ऑक्सीजन आइटम है जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन मिलेगा +2 and -2 ऑक्सीजन के पास, +2 क्रोमियम के पास। बाकी सारे ऑक्सीजन आइटम सीधा क्रोमियम से सिंगल बॉन्ड के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो अगर ये 4 सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्रोमियम को और क्या मिलेगा +4, और यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +6। और ये ट्रू है क्योंकि क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, तो +6 यहाँ पे हो सकता है। ऐसा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, एक ऑक्सीजन और ऐड कर देते हैं तो परऑक्सी वर्ड यूज करना पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा H2SO5। इसको बोलते हैं परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी सेम कंसेप्ट है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 हो सकता है क्योंकि सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कभी किसी के भी साथ ये बॉन्ड बनाए और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाए और उन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देना पड़े, तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है 6। इसीलिए इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करता हूँ। हाइड्रोजन का होता है +1, सल्फर का x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का -2 × 4 दैट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। H2SO5 का निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू +8। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 नहीं हो सकता, मैक्सिमम +6 हो सकता है। इसका मतलब वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उस स्ट्रक्चर से जो भी आंसर आएगा दैट विल बी करेक्ट आंसर। तो H2SO4 का बना लो पहले, तो ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है, फिर उसमें क्या करना है, एक ऑक्सीजन ऐड करना है परऑक्सिल लिंक के साथ। ये परऑक्सिल लिंक के साथ एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। अब देखो सल्फर के टोटल कितने बॉन्ड हैं, 6। किसके साथ हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ। तो हर बार सल्फर को क्या मिलेगा, +6 टाइम प्लस, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6। हमेशा याद रखना है आपको कि सेट ऑफ रूल्स को यूज़ करते हुए अगर कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी औकात से ज़्यादा आ जाती है
तो वहाँ पर आंसर अपना गलत है। फिर उसको करेक्ट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और स्ट्रक्चर से जो भी आंसर आएगा दैट विल बी करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर के सारे सवाल अपने हो जाते हैं और बहुत बढ़िया से ऑक्सीडेशन नंबर कवर हो चुका है। अब आगे अपन पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड दो वर्ड और अपने पास है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो चार कम से कम हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता होने चाहिए और कुछ सब्सटेंसेस हमें ऐसे पता होना चाहिए कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस, बाकी तो क्वेश्चन में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्म किया जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किससे रिलेटेड है? ऑक्सीडेशन से। और रिड्यूसिंग एजेंट किससे रिलेटेड है? रिडक्शन से। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये भी एकदम करेक्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे मान लो कि ऑक्सीडेशन नंबर पहले +2 था, अब कितना हो गया? +6। तो +2 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, +6 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और क्या हो गया? लॉस हो गया। अच्छा, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नहीं है बेटा। increase in oxidation is always treated as electron loss। अब यहां ऐसा मत कर देना कि सर -2 से -6 चला गया तो ये भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। -2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, -6 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है, -6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और इसने क्या कर लिया? गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन के गेन को ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज नहीं बोलते। यहाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है उसी को बोलते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो +2 से +6 जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। -2 से -6 जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहीं से हम एक टर्म ले आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सा टर्म है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन करवाने वाला। क्या करेगा ये? ऑक्सीडाइजेस अदर्स, किन्हीं और कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किन्हीं और कंपाउंड्स में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा। तो उनमें कैसे लॉस करवा सकता है? उनके इलेक्ट्रॉन खुद गेन कर ले। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाता है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाता है और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? गेन कर लेता है, गेन्स इलेक्ट्रॉन। या इसको और क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और बताइए, जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे उसका क्या होगा? रिडक्शन। तो क्या होता है? रिड्यूसेस इटसेल्फ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेगा और खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि कौन से पॉसिबल कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन छीनने वाला। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन कौन छीनता है? एक मोटा मोटा आइडिया क्या बोलता है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसको इलेक्ट्रॉन छीनने की आदत होती है। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी अगर ज़्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो अगर मान लो कि क्वेश्चन आ जाए F2Cl2 Br2 I2 में किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है? किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है?
तो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसी का ज़्यादा हो सकता है जिसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी का फिर क्या मतलब हो गया कि जिसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इनफैक्ट फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाईएस्ट होता है। फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही कर सकता है, कभी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा F2 का, उससे कम होगा Cl2 का, उससे कम होगा Br2I2 का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर्स, रिड्यूसेस इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। इसके और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? तो एक टर्म और आती है अपने पास, लुईस एसिड। बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, लुईस एसिड भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकते हैं? लुईस एसिड भी हो सकते हैं। और बताओ, एग्जाम्पल्स बता देते हैं, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के क्वेश्चंस में हमें क्या क्या एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अब देखना, सबसे पहले तो ऐसे एग्जाम्पल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो सकता है? खुद ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो जैसे मान लो कि F2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O3 हो गया, H2O2 हो गया। ये सारे के सारे ऑक्सीजन प्रोवाइडर हैं, या फिर F2Cl2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसीलिए बहुत ही बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अच्छा, कंपाउंड्स की अगर बात करें थोड़े, तो आपने ये भी हर बार पढ़ा है K2Cr2O7, KMnO4, या फिर अगर मान लो कि H2SO4 की बात करें, HNO3 की बात करें, ये सब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्यों हैं? नोट करना, इन सब में जो सेंट्रल एटम है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सही है। क्रोमियम का +6 है, मैंगनीज का +7 है, सल्फर +6 है, नाइट्रोजन +5 है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज़्यादा है। और ये क्या करेंगे फिर? इस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आना पसंद करेंगे। तो जब भी किसी कंपाउंड में एटम, या मोर इम्पोर्टेंटली सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो वो कंपाउंड भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे मान लो K2Cr2O7 की क्या कहानी है? K2Cr2O7 किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है। मोस्टली जितने भी कंपाउंड दे रखे ना, उनमें K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ले सकते हैं। ये अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा, और K2Cr2O7 रिड्यूस होके कहाँ आता है? +3 में। और यहाँ पर क्रोमियम किस में है? +6 में। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होता है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन पर क्रोमियम एटम। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अपने पास एग्जाम्पल हो गए, या तो ऑक्सीजन वगैरह हो गए, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो गए, या फिर ऐसे एग्जाम्पल हो गए जिनमें सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। रिडक्शन की और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं अब। रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। तो रिडक्शन आपको पता है क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको और क्या बोल सकते हैं? जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है। तो क्या बोल सकते हैं? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मान लो कि -2 से कहाँ चला गया? -6। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किए हैं। इलेक्ट्रॉन गेन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन से जुड़ा हुआ वर्ड अपने पास क्या आ गया? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरों का रिडक्शन करवाएगा। बिल्कुल सही बात है। रिड्यूसेस अदर्स। रिडक्शन का मतलब हो गया उनमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है। तो अगर सामने वालों का इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है तो उन्हें इलेक्ट्रॉन कौन देगा? यही तो देगा।
मतलब रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी सामने वाले एक्सेप्ट कर पाएंगे और उनका रिडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनर। अच्छा एक बात बताओ, एसिड बेस टर्म में जो लुईस एसिड बेस अपने पास आता है, लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं कि ऑल लुईस बेसेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन डोनर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में और क्या लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी अगर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा कब हो सकती है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एग्जैक्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज़ के जस्ट ऑपोजिट चल रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि I माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस Cl माइनस एंड F माइनस, विच इज़ अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और विच इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, आसानी से कौन डोनेट कर सकता है, I माइनस, बिकॉज I इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ऑल दीज। तो रिड्यूसिंग पावर अगर देखें तो I माइनस का ही ज़्यादा होगा। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट में कौन सा एग्जाम्पल आ सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डोनेट होता हो। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है, लुईस बेसिस। तो जैसे मान लो कि NH3 अमोनिया हो गया, CH3 NH2 मिथाइल अमोनिया, मिथाइल अमाइन हो गया, डाई मिथाइल अमाइन हो गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनर रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेट करता हुआ एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूंगा। ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट विच आर प्रेजेंट इन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। जो अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर प्रेजेंट होंगे और वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से हाईएस्ट नहीं बोलेंगे तो हायर तो लिख ही सकते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले कौन होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आप फोकस करो तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ फॉर्म करेगा तो नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव, उन पे आएगा पॉजिटिव। कितना मैक्सिमम नेगेटिव आ सकता है, 3, जैसे कि अमोनिया में होता है। तो NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। H2S की बात करें तो सल्फर के ऊपर कितना है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आयोडीन माइनस हो सकता है, ब्रोमीन माइनस हो सकता है। आयोडीन ब्रोमीन कितने बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाता है, और एक बॉन्ड बनाने के बाद लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या हो सकती है, माइनस में हो सकती है। हाईएस्ट कहाँ हो सकती है, प्लस में हो सकती है। तो ये सारे जो कंपाउंड हैं, अमोनिया हो गया, H2S हो गया, I माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, ये सभी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकते हैं। अच्छा एक बात बताना, क्या फ्लोरीन माइनस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, सॉरी क्या फ्लोरीन माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है क्या। अब आप बोलोगे कि सर फ्लोरीन भी उसके लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -1। फ्लोरीन भी कितना बॉन्ड बनाता है, एक। दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसके ऊपर, या क्या चार्ज आएगा, -1। ये भी अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है क्या, नहीं, क्योंकि फ्लोरीन का जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वही पॉसिबल है। फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, दे नहीं सकता है।
तो फ्लोरीन केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट तो ये बन ही नहीं सकता। फ्लोरीन से कोई भी इलेक्ट्रॉन छीन ही नहीं सकता है। तो यहाँ तक हमें आइडिया लग गया है कि ऑक्सीडेशन से रिलेटेड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को और क्या टर्म बोलते हैं? ऑक्सीडेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट। साथ ही साथ कुछ कंपाउंड्स का अंदाज़ा भी हमने लगाया है कि कौन पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, कौन पर्टिकुलरली रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। ओके, अब इसके बाद ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीटली ख़त्म हो गया है। अब हम स्टडी करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के टाइप। रिडॉक्स रिएक्शंस के टाइप्स को स्टडी करते हुए रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करेंगे हम, लेकिन एग्जाम्पल आपको जब दिया जाएगा तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन का ये टाइप है। जैसे कि मेनली अपने पास क्या आता है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हो सकता है तो डीकम्पोजिशन भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो गया? जोड़ना। डीकम्पोजिशन मतलब क्या हो गया? तोड़ना। और क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में क्या कर सकते हैं? या तो किसी कंपाउंड में से मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं, या फिर किसको डिस्प्लेस कर सकते हैं? नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। फोर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन किस तरीके से रिडॉक्स बिहेवियर शो करती है अभी आगे पढ़ेंगे। और एक और हो सकता है अपने पास कम प्रपोर्शनेशन। अब आपको ऐसा लग रहा होगा दोनों वर्ड सुन के कि डिसप्रपोर्शनेशन और कम प्रपोर्शनेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। किस तरीके से ऑपोजिट है अभी सब पता चलेगा। फर्स्ट रिएक्शन अगर देखें, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब टू कंबाइन। सम स्पीशीज आर कंबाइनिंग टू गिव प्रोडक्ट। दैट मीन्स इसको किस तरीके से जनरली लिख सकते हैं? a प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी, या फिर अपन चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू डी। दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन मस्ट बी रिडॉक्स। नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे अपन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि कोई एग्जाम्पल लिया मैंने, Mg सॉलिड प्लस ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू MgO। मैग्नीशियम जीरो एलिमेंटल स्टेट में, अब मैग्नीशियम कहाँ चला गया? +2। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही हो सकता है। 0 से +2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो क्या हो गया? रिडक्शन। अच्छा, Mg का रिडक्शन हुआ है तो किसने करवाया है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन ने करवाया। सॉरी, रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। Mg का ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसने करवाया? ऑक्सीजन ने करवाया। तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने सामने वाले का ऑक्सीडेशन किया तो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। तो यहाँ क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन। तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। Mg का ऑक्सीडेशन हुआ है, सामने वाले ने करवाया है, तो O2 यहाँ पे हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। Mg और O2 ने कंबाइन होकर क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी का ऑक्सीडेशन हो गया, किसी का रिडक्शन हो गया। इसी को हम फर्स्ट टाइप बोलेंगे। इसमें और भी रिएक्शन लिख सकते हैं। सिंपल वाटर फॉर्मेशन वाला लिख दो, H2 + O2 दैट इज इक्वल टू H2O। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन का 0, एलिमेंटल स्टेट में 0 ही होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1, और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। एक का ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे का रिडक्शन हो गया। सेकेंड टाइप, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या होगा
कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को अगर आप हीट करोगे तो ये डीकम्पोज होगा, डीकम्पोज होके मोर देन वन प्रोडक्ट ये देगा, जैसे कि B प्लस सी, या और क्या हो सकता है B प्लस सी प्लस डी। इस तरीके से रिएक्शंस अपने पास हो सकती है। कोई एग्जांपल लें, KClO3 को डीकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा KCl प्लस O2। बैलेंस नहीं है अभी कोई भी रिएक्शन। और ये जो KClO3 है पोटेशियम क्लोरेट वाला एग्जांपल है, ये मोल कंसेप्ट से ही पढ़ते हुए आए हैं। यहाँ देखो पोटेशियम किस में होगा +1 में, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -2, क्लोरीन का कितना होगा बेटा -2 × 3 -6 +1 कितना हो गया -5, -5 जीरो से इधर जाएगा तो क्लोरीन का आ गया +5, यहाँ पर क्लोरीन का क्या है -1। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो ही नहीं सकता, पोटेशियम इज ऑलवेज +1। और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है 0, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन ने क्या किया -2 था 0 चला गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो ऑक्सीजन का तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन +5 में था -1 में आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए +5 से -1, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 0 में जाएगा, और एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 में जाएगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन है। तो ये क्या हो गया इसका रिडक्शन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो कि मरकरी ऑक्साइड को हीट करें तो क्या मिलेगा मरकरी प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, तो मरकरी का क्या हो जाएगा +2। यहाँ पर मरकरी एलिमेंटल स्टेट में 0, ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है 0। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, मरकरी ने गेन किए, तो एक जगह ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरी जगह रिडक्शन हो गया। एक एग्जांपल और ले लो, KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट को हीट करें तो क्या बनता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। Mn किस में है +7 में, यह Mn किस में है +6 में, Mn किस में है +4 में, O2 किस में है 0 में, यहाँ पर O किस में है -2 में। -2 से 0 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, ऑक्सीजन का हो गया ऑक्सीडेशन। और Mn यहाँ पे क्या है +7 से +6 या +7 से +4 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो जाएगा रिडक्शन। नेक्स्ट टाइप अपने पास है डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर दो कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाई जाए तो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में से किसी को डिस्प्लेस कर देगा। मेटल को डिस्प्लेस करेगा मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान ली कि मेटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। Zn सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस, ठीक है। Zn यहाँ पर एलिमेंटल स्टेट में है और CuSO4 एक कंपाउंड है और एक्वस मतलब कि वाटर में इसका सॉल्यूशन बना रखा है। जिंक का जो रिएक्टिविटी है ना वो कॉपर से ज़्यादा होता है, ये आपको आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पता चलेगा, लेकिन जिंक का रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होता है। तो जिंक क्या करेगा, यहाँ कॉपर किस में प्रेजेंट है 2+ में, तो जिंक क्या करता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद चला जाता है 2+ में, तो कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाता है जिंक सल्फेट। और उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर 2+ गेन कर लेता है, तो कॉपर 2+ से कहाँ जाता है 0, मतलब कि एलिमेंटल स्टेट में आ जाता है। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, अब क्या आ गई +2 ऑक्सीडेशन। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था +2, अब क्या हो गया 0, तो कॉपर ने वही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो कॉपर का क्या हो गया यहाँ पर रिडक्शन। और देखो लेट अस से कि AgNO3 एक्वस, और अगेन वापस से हम क्या यूज़ कर लें जिंक, तो जिंक का रिएक्टिविटी Ag से भी ज़्यादा होता है, सिल्वर से ज़्यादा। सिल्वर और गोल्ड तो ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं,
तो Ag वापस से क्या करेगा, AgNO3 में से Ag प्लस को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, जिंक 2 प्लस और NO3 नाइट्रेट के साथ क्या बनेगा, NO3 के ऊपर -1 होता है तो जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, प्लस Ag प्लस उन्हीं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, Ag सॉलिड। तो Ag था +1 में, कहाँ चला गया, 0 में, रिडक्शन। और जिंक था 0 में और कहाँ चला गया, +2 में, तो यहाँ पे क्या हो गया, जिंक का ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। नॉन मेटल में बेसिकली नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस करना होगा। नॉन मेटल्स अपने पास क्या क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लेकिन मोस्टली जो रिएक्शंस होती है उसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट अपन ज़्यादा देखते हैं। सेकंड, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जिंक की रिएक्शन अपन करवा दें HCl, डाइल्यूट HCl से, तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। जिंक ने क्या किया है, HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है वो भी देख लो। जिंक इसमें था 0 में, कहाँ चला गया, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, Cl एक बॉन्ड बनाता है, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, 2 Cl मिला के 2 इलेक्ट्रॉन छीनेंगे, जिंक आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +2। और HCl में हाइड्रोजन क्या है, +1 में है, एलिमेंटल स्टेट में चला गया, हाइड्रोजन में कहाँ चला गया, 0 में। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन। अच्छा, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसने करवाया, HCl ने करवाया, तो HCl क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और HCl का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, किसने करवाया, जिंक ने, तो जिंक क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो कि Cl2 की रिएक्शन Ki से करवाएं। अब आप खुद सोचो, क्लोरीन किस में है, 0 में, और Ki में आयोडीन किस में है, -1 में। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आयोडीन से ज़्यादा होता है, तो ऑफ कोर्स क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 0 से कहाँ जाएगा, -1 में। -1 में जाएगा तो क्या बनेगा, Cl-, तो Ki की जगह क्या बन जाएगा, KCl, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो आयोडीन को देने पड़ेंगे। आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन दे के कहाँ चला जाएगा, I2 में। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो आप इसे, ये बैलेंस हो गया। KCl में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, I2 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो आयोडीन -1 से 0, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन 0 से -1, इलेक्ट्रॉन गेन 1 इलेक्ट्रॉन गेन, दैट मीन्स रिडक्शन। ओके, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, किसने करवाया, Ki ने, तो Ki क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। Ki का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसने करवाया, क्लोरीन ने, तो क्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अभी थोड़ी देर पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कहीं ना कहीं क्लोरीन लिखा हुआ था, रिड्यूसिंग एजेंट में कहीं ना कहीं I- लिखा था। फोर्थ टाइप रिडॉक्स रिएक्शन का आता है डिसप्रपोर्शनेशन। अब डिसप्रपोर्शनेशन बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, और इसमें जो एग्जाम्पल मैं लिखूंगा वो एग्जाम्पल आपको बाय हार्ट लर्न भी करने, याद रखना है उनको। जैसे कि डिसप्रपोर्शनेशन, डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट है, एलिमेंट या तो सेपरेट भी हो सकता है या एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर जो प्रेजेंट है उसकी भी बात हो रही है। कोई एलिमेंट एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, वहाँ से ये ऑक्सीडाइज होके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाए और रिड्यूस होके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जाए, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन। इफ एन एलिमेंट is oxidized
and reduced from a single oxidation state। एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट से ये एलिमेंट ऑक्सीडाइज होके और रिड्यूस होके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या, सारे एग्जांपल अपन एक साथ ले लेते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है, फॉस्फोरस। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर। और हाइड्रोजन फैमिली में फ्लोरीन को छोड़ दो तो उसके नीचे कौन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ये सभी NaOH या KOH कुछ भी लिखो, बेसिकली मुझे क्या कंसिडर करना है, बेसिक मीडियम। फॉस्फोरस की बात हो, फॉस्फोरस में मैं P भी लिख सकता हूँ, P4 भी लिख सकता हूँ। बैलेंसिंग में एटम्स अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। P4 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि फॉस्फोरस नेचुरली P4 में ही मिलता है, सल्फर नेचुरली एसिड में ही मिलता है और हैलोजेंस नेचुरली Cl2, Br2, I2, F2 इस तरीके से मिलते हैं। तो फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया या हैलोजेंस हो गया फ्लोरीन को छोड़ के, ये तीनों बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो। तो ये जीरो से डिस्प्रपोर्शनेट होके कहाँ जाएंगे, प्लस की तरफ भी जाएंगे, माइनस की तरफ भी जाएंगे। प्लस की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडेशन होगा और माइनस की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो रिडक्शन होगा। इन तीनों का जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है वो हमें बाय हार्ट लर्न करना है, बहुत काम की चीज़ है और इसके ऊपर बेस्ड अपने पास डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो सबसे पहले अगर P4 को देखें तो P4 बेसिक मीडियम में सीधा OH माइनस आयन ही लिखा है मैंने। डिस्प्रपोर्शनेट होके क्या बनाएगा, PS3। PS3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फीन गैस। और क्या बनाएगा, NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट था, PS3 में क्या हो गया, हाइड्रोजन का +1 × 3 +3, जीरो के उधर जाएगा -3। फॉस्फोरस यहाँ -3 में है और यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो फॉस्फोरस +1 में है। जीरो से -3 रिडक्शन, जीरो से +1 ऑक्सीडेशन। एसेट प्लस OH माइनस। सल्फर बेसिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट होता है, क्या बनाता है, सोडियम सल्फाइड प्लस Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट। कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, जीरो। सल्फाइड किस में होता है, -2 में होता है। जैसे ऑक्साइड -2 में होता है तो सल्फाइड किस में होगा, -2 में। सोडियम का +1 × 2, जीरो से उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2.0। 2 इलेक्ट्रॉन गेन ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस रिडक्शन। बाय हार्ट लर्न करना है दोनों रिएक्शन। अब बात आती है अपने पास हैलोजन। हैलोजन मतलब X2। X2 में क्या हो सकता है अपने पास, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। Cl2, Br2, I2, लेकिन F2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता अभी पता चलेगा। X2 का बेसिक मीडियम में, और ये बेसिक मीडियम अगर कैसा हो, कोल्ड और डाइल्यूट, तो डिस्प्रपोर्शनेशन होके क्या बनता है, X माइनस प्लस XO माइनस। हैलाइड आयन और हाइपोहैलाइड आयन। X माइनस में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1। अकेला एटम है, उसके ऊपर जो चार्ज है, आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से इंडिकेट होती है, चार्ज से। और यहाँ पर X का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +1। X2 में कितना है, 0। 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन। और अगर यही कोल्ड और डाइल्यूट जो मीडियम है, इसको हम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कर दें तो X2 का डिस्प्रपोर्शनेशन ये थोड़ा ज़्यादा करवाएगा। ये बनाएगा अपने पास हैलाइड आयन X माइनस प्लस XO3 माइनस। हैलाइड आयन जैसे कि ClO3 माइनस है तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोरेट आयन। BrO3 माइनस है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोमेट आयन। अगेन नोटिस करो, X एलिमेंटल स्टेट में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0। X माइनस में कितना है, -1। और यहाँ पर X का कितना आएगा, +5। 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +5 ऑक्सीडेशन।
ये चारों रिएक्शन हमें बाय हार्ट लर्न करनी है। फॉस्फोरस बेसिक मीडियम में, सल्फर बेसिक मीडियम में और हैलोजेंस बेसिक मीडियम में डिसप्रपोर्शनेट होती है, जिसमें हैलोजेंस के भी दो टाइप हैं, या तो कोल्ड एंड डाइल्यूट बेसिक मीडियम होना चाहिए या हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम होना चाहिए। दोनों में डिसप्रपोर्शनेशन अलग अलग हो रहा है। ओके, अब बात ये करते हैं कि फ्लोरीन का डिसप्रपोर्शनेशन क्यों नहीं होता। तो बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं आप। फ्लोरीन को अगर F2 हम देखें तो F2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब फ्लोरीन यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्लोरीन कहां चला जाएगा, -1 में। फ्लोरीन -1 में जा सकता है, लेकिन क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्या? क्या फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में जा सकती है क्या? नॉट पॉसिबल। फ्लोरीन कैन ओनली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इट कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन केवल 0 से -1 में तो जा सकता है, F2 माइनस ऐसे कुछ प्लस, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फ्लोरीन 0 से -1 में जा सकता है, रिडक्शन हो सकता है और ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए फ्लोरीन का कभी भी डिसप्रपोर्शनेशन नहीं होगा। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे। कुछ कंपाउंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और पूछता हूँ कि क्या ये कंपाउंड डिसप्रपोर्शनेशन शो कर सकते हैं क्या? तो बहुत सिंपली आप बता सकते हो, क्या ये कंपाउंड डिसप्रपोर्शनेशन शो कर सकते हैं क्या? और एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद थ्योरी बन जाएगा कि कौन से कंपाउंड डिसप्रपोर्शनेशन शो कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। जैसे मान लो, क्या Na2S डिसप्रपोर्शनेशन शो कर सकता है क्या? देखते हैं। सोडियम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +1। सोडियम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर ही नहीं सकता। सोडियम का सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेरिएबल नहीं होता। सल्फर का तो कुछ भी हो सकता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में भी हो सकता है, सल्फर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। और सल्फर से अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन जुड़ा हो तो सल्फर को इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करना पड़ेगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो सकता है, +4 हो सकता है, +6 हो सकता है, माइनस में -2 हो सकता है। सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है तो -2 भी हो सकता है। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2। अब एक बार बताना, -2 से ये कहां जा सकता है? प्लस में तो जा ही सकता है। जैसे कि +4 चला जाए, +6 चला जाए, +2 चला जाए, SO2 बना ले, SO3 बना ले। लेकिन क्या ये -2 से -3 या -4 या -5 में जा सकता है क्या? नहीं, बिकॉज इट इज लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो सल्फर क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज तो हो सकता है, लेकिन सल्फर रिड्यूस हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या पता चल गया, कंपाउंड्स इन विच एलिमेंट्स आर इन लोएस्ट oxidation state cannot disproportionate। ठीक है, अभी यहां पे गैप मैंने छोड़ा है, इसको भी फिल करेंगे अपन। अगर कोई कंपाउंड में एलिमेंट लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो लोएस्ट से कहां जा सकते हैं, हायर में। ऑक्सीडेशन तो हो सकता है लेकिन रिडक्शन नहीं हो सकता, और दोनों अगर नहीं होंगे तो डिसप्रपोर्शनेशन बोल ही नहीं सकते। आगे की बात करते हैं। ये ले लेते हैं H2SO4। H2SO4 में अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। +6 कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट। सल्फर +6 से ऊपर +7 +8 में जा नहीं सकता। तो क्या करेंगे, क्या ये +7 +8 या +9 ऐसा कुछ जा सकता है क्या? नहीं। लेकिन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +2 0 -2 जा सकता है क्या? बिल्कुल। रिडक्शन तो पॉसिबल है लेकिन ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां से और क्या पता चल गया कि किसी कंपाउंड में एलिमेंट अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका भी डिसप्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता। तो लोएस्ट और क्या लिख सकते हैं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कंपाउंड में कोई एलिमेंट लोएस्ट या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका डिसप्रपोर्शनेशन नहीं हो सकता। तो डिसप्रपोर्शनेशन कहाँ हो सकता है,
जब वो वहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेट में प्रेजेंट हो या इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो, लोएस्ट से ज़्यादा लेकिन हाईएस्ट से कम। तो एक पॉइंट क्या बनेगा, कंपाउंड इन विच एलिमेंट्स और एलिमेंट आर इन इंटरमीडिएट oxidation state can disproportionate, क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर वो होगा तो वो चाहे तो हाईएस्ट में भी जा सकता है, चाहे तो लोएस्ट में भी जा सकता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे मान लो कि सल्फर में एक बात करते हैं अपन, सल्फाइड आयन की है ना, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 है। 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, -6, -6 में से -2 गया -4, और 0 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। अब ये चाहे तो +6 में भी जा सकता है, +2 या 0 या -2 में भी जा सकता है। +6 में जाएगा तो क्या बनाएगा, सल्फेट आयन, -2 में जाएगा तो क्या बनाएगा, सल्फाइड आयन। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस ऑक्सीडेशन, 6 इलेक्ट्रॉन गेन रिडक्शन। और ये पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि सल्फर इंटरमीडिएट स्टेट में था, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो पाया। डिसप्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है। लास्ट और फाइनल टाइप क्या है, कम प्रोपोर्शनेशन। अब नाम से समझ में आ रहा है, थोड़ी फील आ रही है कि कम प्रोपोर्शनेशन क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन का जस्ट ऑपोजिट। डिसप्रोपोर्शनेशन में एक एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, और एक बार रिडक्शन हुआ, एक बार ऑक्सीडेशन हुआ। तो कम प्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, एक ही एलिमेंट है लेकिन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जाएगा, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में बाय रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो उसको क्या बोलेंगे, कम प्रोपोर्शनेशन। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में कितने नाइट्रोजन एटम है, 2। दोनों नाइट्रोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, निकाल लेते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट है, NH4 प्लस NO3 माइनस। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, नाइट्रोजन का लेटस है कि X, हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू +1, X इज इक्वल टू -3। नाइट्रोजन का X, ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -1, तो X इज इक्वल टू कितना आ गया, +5। इस नाइट्रोजन का कितना है, -3, इस नाइट्रोजन का कितना है, +5। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों नाइट्रोजन एटम्स का। जब इसको हीट करते हैं तो N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस H2O बनता है। H2O में कोई नाइट्रोजन तो है नहीं, केवल किसमें, N2O में है। तो N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, चेक करते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो N2 के ऊपर क्या होगा, +2, लेकिन नाइट्रोजन एटम कितना है, 2, तो पर कितना आएगा, +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और +5 से कहाँ चला गया, +1। 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से एक सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया बाय द मीन्स ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड कम प्रोपोर्शनेशन। -3 से +1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, +5 से +1 4 इलेक्ट्रॉन गेन, दैट इज रिडक्शन। ओके, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं ऐसे ही। अमोनियम नाइट्रेट की जगह अमोनियम नाइट्राइट कर देते हैं, NH4NO2। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनियम आयन में कितना होता है, -3। नाइट्रेट आयन में कितना होता है, +5। तो नाइट्राइट आयन NO2 माइनस में कितना होगा, +3। इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस प्लस H2। नाइट्रोजन गैस में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, नाइट्रोजन का 0। -3 से 0 +3 से 0, 3 इलेक्ट्रॉन गेन एंड 3 इलेक्ट्रॉन लॉस। एक बार ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरी बार रिडक्शन हुआ। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, दिस इज कॉल्ड कम प्रोपोर्शनेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन के 5 टाइप अपन ने डिस्कस कर लिए। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट में मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया और एक हो गया कम प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन
के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी थी वो सारी ख़त्म हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखना है। रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के अपने पास दो मेथड होते हैं। वन मेथड इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, अनदर मेथड इज हाफ रिएक्शन मेथड। तो रिडॉक्स रिएक्शन के जो अपने पास दो मेथड हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ रिएक्शन मेथड, दोनों में सबसे पहले अपन स्टडी करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पढ़ो, KMnO4 oxidizes KBr to give KBrO3 and MnO2 in basic medium। एक बात ध्यान रखना आपको कि रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। आइदर इट इज़ बेसिक और इट इज़ एसिडिक और इट इज़ गिवन एज एक्वस मीडियम। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि मीडियम कैसा है, बेसिक है। KMnO4 ऑक्सीडाइज करवाता है KBr को, जिससे कि क्या मिलता है, KBrO3 एंड MnO2। अब इसे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, इन सारी स्टेप्स को मैंने मर्ज करके मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल स्टेप में लिखा है। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप अपने पास है, ध्यान से पढ़िए, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट एंड असाइन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑल एलिमेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना है और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सभी एटम्स की लिखनी है। अब ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +7 हाईएस्ट होता है। अब +7 से Mn क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन खाना चाहता है। ये इलेक्ट्रॉन खाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सभी को पता है कि KMnO4 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसने ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज करवा के BrO3- तक पहुंचा दिया और खुद रिड्यूस होके कहाँ आ जाएगा, MnO2 में। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, दिया हुआ मुझे KMnO4 है, लेकिन मैंने क्या लिखा, MnO4-। आप चाहे तो KMnO4 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन बैलेंस तब भी होगी वो। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड आपको मिलता है तो उस आयन का वही पार्ट आप लिखो, या फिर आप खुद ही वैसे लिखने लग जाओगे आगे जाके, जिस पार्ट में से एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। अब मुझे पता है कि KMnO4 में क्या प्रेजेंट है, K+ एंड MnO4-। पोटेशियम आयन एंड परमैंगनेट आयन, पोटेशियम आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। पोटेशियम आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता ही नहीं है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसका होता ही नहीं है, फिक्स होता है। तो पोटेशियम आयन का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए पोटेशियम आयन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आता है ना, उनको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन, दर्शक, बस बैठे बैठे देख रहे हैं क्या हो रहा है ये। इसीलिए स्पेक्टेटर आयंस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल वही आयंस लिखो जिनमें एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा, MnO4-, इधर क्या लिखा, Br-, अगेन क्या लिखा, ब्रोमेट आयन BrO3-, और MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही है चेंज हो रहा है, इसीलिए MnO2 कंप्लीट यहाँ पे लिखा गया है। ओके, अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आइडेंटिफाई करना है या ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इंडिकेट करना है। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, Br का है -1, इधर क्या हो गया +5, इधर Mn का क्या हो गया +4। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हर बार -2 ही है, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है। सेकेंड स्टेप अपने पास क्या होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है उस चेंज को आप नोटिस कीजिए। अगर वो चेंज इक्वल है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो चेंज इक्वल नहीं है तो आप इन स्पीशीज़ को, आइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को या रिड्यूसिंग एजेंट को या दोनों को एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि इनका चेंज इक्वल आ पाए। जैसे मान लो कि चेंज है अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, गैस करो, तो दोनों का जो चेंज है वो इक्वल है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर चेंज है 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसको इक्वलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो 2 और 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ये आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्पीशीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी चेंज नोटिस करते हैं अपन।
MnO4 माइनस से गया MnO2, +7 से चला गया +4, 3 इलेक्ट्रॉन चेंज, -1 से Br माइनस चला गया BrO3 माइनस, 5 इलेक्ट्रॉन चेंज, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन चेंज. 3 and 6 are not equal. It can be made equal by multiplying 3 electrons by 2. तो जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों में इलेक्ट्रॉन चेंज 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई कर देता हूं जहां पर 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है उन स्पीशीज को. तो MnO4 माइनस और MnO2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहां पे 2 और आएगा. केवल ये ध्यान रखना कि केवल एक ही स्पीशीज को मल्टीप्लाई मत कर देना, है ना. कि MnO4 से MnO4 माइनस के सामने भी मैंने 2 लिखा है और MnO2 के सामने भी 2 लिखा है. अब जाके इलेक्ट्रॉन का जो चेंज है वो कितने का हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन. आप खुद सोचिए, Mn +7 से +3 गया है, पर एटम कितने का चेंज हो रहा है, 3 का. तो अगर मैं एटम्स के सामने ही 2 लगा दूँ तो 2 एटम्स के लिए कितने का चेंज होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का. और इस तरीके से ये चेंज इक्वल बनाना है. अगला स्टेप, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है, थर्ड स्टेप से आने से पहले. ये भी एक तरीके से हिंट है, ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी जितने भी एटम हैं वो सभी अभी तक इक्वल हो जाने चाहिए. जैसे कौन कौन सा एटम है, मैंगनीज और कौन है, ब्रोमीन. तो ब्रोमीन और मैंगनीज अभी तक इक्वल हो जाने चाहिए, हो रखे हैं ऑलरेडी. नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस चार्ज बाई H+ आयन और OH- आयन इन एसिडिक और बेसिक मीडियम. एटम आपने बैलेंस कर लिया एक तरीके से, और अब चार्ज बैलेंस करने की बारी है. चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको H+ या OH- आयन इस्तेमाल करना है. एसिडिक मीडियम दिया है तो H+, बेसिक मीडियम दिया है तो OH-. तो चार्ज देख लेते हैं अपन. MnO4- के आज सामने 2 है तो 2- and 1-. यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, -3. और यहाँ कितना चार्ज है, 0, और इधर कितना है, -1. तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना हो गया, -1, -3 and -1. तो प्रोडक्ट साइड आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे या 2 चार्ज ज़्यादा होना चाहिए. तो इधर भी -3 है तो इधर भी कितना हो जाएगा, -3. नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, OH- के पास. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 OH- ऐड करने पड़ेंगे. 2 OH- ऐड हो गए. अभी क्या हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया. फोर्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग H2O. हाइड्रोजन एटम अगर बैलेंस नहीं है तो आप H2O को ऐड करके हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस कीजिए, और आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन एटम अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे. अपने आप ही बैलेंस नहीं हुए मतलब आपने ये मेथड सही तरीके से यूज़ नहीं किया है. ओके. तो जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं, 2 हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या जोड़ दिया, H2O का एक मॉलिक्यूल. अब मैं देखता हूँ कि ऑक्सीजन एटम अपने आप ही बैलेंस है या नहीं है. 2 × 4 8 + 1 9 ऑक्सीजन एटम्स है. 3 + 2 5, सॉरी यहाँ पे 2 और है. 3 + 4 7 7 + 2 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं. तो दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम्स ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुके हैं. और ये जो अल्टीमेटली अपने पास रिएक्शन आ गई, ये बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है. अब लास्ट और फाइनल स्टेप अभी एक और बाकी है कि बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन में आपने आयंस लिखे हुए हैं, जबकि आयंस आपको प्रोवाइडेड नहीं थे, आपको कंप्लीट स्पीशीज प्रोवाइडेड थी. तो आपको MnO4- के टर्म में नहीं लिखना है, आपको किसके टर्म में लिखना है, KMnO4 के टर्म में. अच्छा, कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा जैसा कि आप KMnO4 की टर्म में लिखेंगे और वहाँ से कैलकुलेट करेंगे. आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मान लो कि ये एज अ कर्टसी मान लो कि जिस तरीके से आपको स्पीशीज़ दी जाती है आपको अपना आंसर भी उसी तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए. चाहे आप उसे सॉल्व किसी भी तरीके से करो, लेकिन प्रेजेंट उसी तरीके से करना है. MnO4- नहीं मिला है, Br- नहीं मिला है, क्या मिला है, KMnO4 मिला है और KBr मिला है. तो क्या करेंगे, MnO4- की जगह 2 KMnO4 प्लस KBr, इससे क्या बन गया, KBrO3, और क्या बन गया, 2 MnO2 प्लस 2 OH-.
अब आपने यहाँ पे आयंस को कंप्लीट स्पीशीज बनाने के लिए पोटेशियम आयन ऐड किया है, तो पोटेशियम आयन भी इक्वल होना चाहिए। अब इसको इक्वल बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर स्टेप फॉलो नहीं करनी होती है, फटाफट से इक्वल बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब देखिए पोटेशियम कितने 2 और 1 3, यहाँ पे कितना 1, तो मतलब यहाँ 2 पोटेशियम और चाहिए, तो ऐड कर दो, बस खत्म, 2K प्लस। और आप चाहे तो 2K प्लस एंड 2OH माइनस को टोटल मिला के क्या लिख सकते हो, प्लस 2KOH। इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टोटल मिला के अपन ने कितना स्टेप फॉलो किया, 4। इन्हीं चारों स्टेप्स को रिपीट करते हुए एक और एग्जाम्पल करते हैं।